को पता भी नहीं होगा कि पिछले कुछ वर्षों से भारत सरकार भारत के दक्षिणतम द्वीप ग्रेट निकोबार द्वीप पर एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट लेकर आ रही थी, या ये कह लें कि इस पर कार्य कर रही थी। 2022 में एनवायरमेंटल क्लियरेंस इस प्रोजेक्ट को मिल गया है, और इस प्रोजेक्ट का जो कुल अनुमानित लागत आ रही है वो लगभग 75 से 80 हजार करोड़ रुपए है, जो कि अगले कुछ दशकों में खर्च होगा और कई फेजेस में यह प्रोजेक्ट लाया जाएगा। यहाँ पर मुख्य रूप से 3-4 ऐसे समझिए कि इंफ्रास्ट्रक्चरल कार्य किए जाएंगे या इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ डेवलप की जाएंगी। नंबर 1 है कि इस आइलैंड को या इस आइलैंड पर गालाथिया बे और कैम्बेल बे के आसपास, अभी मैं मैप में दिखा भी दूंगा, एक ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बनाया जाएगा। ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल से मतलब ये है कि अगर कोई वेसल, कोई मर्चेंट शिप कहीं दूसरी जगह से आ रहा है तो यहाँ वो किन्हीं दूसरे वेसल्स में जो भी गुड्स हों उसको लोड करेगा, और फिर वो शिप्स अलग अलग जगह पर जा सकती हैं। कई बार बहुत बड़े बड़े जो जहाज होते हैं वो एक स्थान पर आकर ये कह लीजिए कि हॉल्ट करते हैं, एक टर्मिनल जैसा होता है, और वहाँ से फिर छोटे छोटे शिप से वो गुड्स आपके दूसरे दूसरे क्षेत्रों में जाते हैं। जहाँ जहाँ भी इस तरह की ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटीज़ होती हैं, उन क्षेत्रों के आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। दुबई एक बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है। इसी प्रकार सिंगापुर की सक्सेस का भी एक बहुत बड़ा राज यह है कि ये एक ऐसे ज्योग्राफिकल लोकेशन पर एग्जिस्ट करता है, दुबई भी और आपका ये सिंगापुर भी, जहाँ पर कि शिप्स कन्वर्ज होते हैं, उसके बाद वहाँ पर सामान आता है, फिर दूसरे दूसरे शिप्स में जाता है, मतलब एक ट्रेडिंग हब जैसा बन जाता है। तो भारत सरकार की मंशा है कि भारत के ईस्ट में, या ये कह लें कि भारत के साउथ और एक्सट्रीम ईस्ट में इस तरह का एक टर्मिनल बनाया जाए। अब इस प्रोजेक्ट में इस टर्मिनल के साथ साथ ऑब्वियसली एक ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट भी बनाया जाएगा, और इसके अतिरिक्त यहाँ पर एक टाउनशिप भी डेवलप करने की बात की जा रही है, ताकि एक टूरिज्म का एक हब भी यह बन सकता है। वैसे भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में टूरिज्म का पोटेंशियल बहुत ह्यूज है। अब वहाँ पर अगर कुछ इस तरह की फैसिलिटीज़ और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी होने लगेंगी तो भारत की इकोनॉमी को निश्चित रूप से बूस्ट मिलेगा। चाइना इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स विभिन्न देशों में और अपने यहाँ भी बहुत बड़े पैमाने पर बना रहा है, और भारत को भी इस दिशा में सोचना पड़ेगा। आइए मैप से समझते हैं कि ये हो क्या रहा है और मैं आज इस वीडियो को क्यों बना रहा हूँ। देखिए, ये लोकेशन है सिंगापुर की, और ये है आपका मलक्का स्ट्रेट। ऐसा कहा जाता है कि दुनिया का 30 से 40% जो भी वार्षिक ट्रेड है वह इस मलक्का स्ट्रेट से होके जाता है, क्योंकि ये इधर इंडियन ओशन है और इधर साउथ चाइना सी है, और साउथ चाइना सी से होकर चीन, साउथ कोरिया, जापान, ताइवान, इन सब क्षेत्रों में, इनफैक्ट जो बाकी के साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, इन सब जगह पर वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहता है। तो ट्रेड के लिए मलक्का स्ट्रेट बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है। एक बात और समझना है, चाहे तो ट्रेड आए हॉर्मूज स्ट्रेट से, चाहे तो ये आए आपके बबल मांदेब से यानी गल्फ ऑफ अदेन से, या फिर ये ट्रेड आए केप ऑफ गुड होप से, इन तीनों ही क्षेत्रों से आने वाला जो भी ट्रेड होगा वो कन्वर्ज करेगा इसी क्षेत्र में आके। ठीक, इसी कारण से एक फनल टाइप की बन जाती है, और यहां पर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही सामरिक महत्व का यह मलक्का स्ट्रेट बन जाता है। तो द इंपॉर्टेंस ऑफ मलक्का स्ट्रेट लाइज इन द फैक्ट दैट इट इज लाइक अ कन्वर्जेंस जोन ऑफ द ट्रेड कमिंग फ्रॉम दिस रीजन थ्रू हॉर्मुज, फ्रॉम दिस रीजन जो यहां पे स्वेज कैनाल से आता है, एंड फ्रॉम दिस साइड थ्रू केप ऑफ गुड होप। तो कहीं से भी ट्रेड आएगा पहुंचेगा यहां ही। और सिंगापुर की जो सक्सेस है, एक छोटा सा सिटी स्टेट टाइप का है, और ग्लोबल लेवल पर इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, और उसका एक बहुत बड़ा कारण इसकी ज्योग्राफी है। इसी तरह का एक लोकेशन आपको यहां मिलेगा जो कि दुबई है। तो अगर आप दुबई की लोकेशन देखेंगे तो यह भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास है, व्यापारिक मार्ग पर है, और दुबई की सक्सेस में इसकी ज्योग्राफी का बड़ा रोल है। भारत भी अब प्रयास कर रहा है कि भारत अपनी ज्योग्राफिकल एडवांटेज, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर ये इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया का ये सबांग आइलैंड है, और यहाँ पर ये 6 डिग्री चैनल है,
और ये हमारा ग्रेट निकोबार द्वीप है। तो ग्रेट निकोबार द्वीप पूरी तरह से एक वॉच रखता है, या ये कह लीजिए ओपनिंग पर है मलक्का स्ट्रेट के। भारत का जो ट्राई सर्विस कमांड है एक ही स्थान पर है, यानी जहां आर्मी भी है, जहां नेवी भी है और जहां एयरफोर्स भी है। वो क्षेत्र अंडमान और निकोबार का कमांड हमारा है। उसका मुख्यालय श्री विजयपुरम पोर्ट ब्लेयर में है, लेकिन यहाँ पर भी नेवल प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग है भारत की। और यहाँ पर एक आईएनएस बाज करके 2012 में आईएनएस बाज करके 2012 में एक एक एयर स्ट्रिप बनाई गई थी इस आइलैंड पर। अभी इमेज मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। और वो नेवल एयर स्ट्रिप है, तो एयरफोर्स भी यूज कर सकती है और नेवी तो है ही वहां पर। द पॉइंट आई वांट टू हाईलाइट इज कि भारत के लिए इस आइलैंड का बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस है। ये एक आइलैंड एक ऐसा आइलैंड है, यह पूरे क्षेत्र में भारत का जो बे ऑफ बंगाल में दबदबा है उसमें इस आइलैंड का बहुत रोल है। भारत का बहुत बड़ा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इस आइलैंड के कारण है। ठीक बात है। अब यहां पर जो चीन है उसका जो असल डिलेमा है, इसको कहा भी जाता है मलक्का डिलेमा, वह यह है कि कैसे वह इस मलक्का स्ट्रेट पर अपनी डिपेंडेंसी कम करे। तो इसी कारण से चीन ने यहां पर पाकिस्तान के साथ ग्वादर में एक पोर्ट बनाया। फिर ये सीपेक में बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए ताकि इस रास्ते का यूज करें। हालांकि ये बहुत ही डिफिकल्ट ज्योग्राफिकल टेरेन है, प्लेट्यू रीजन है। यहाँ चीन का पूरी आबादी है वो इस लाइन के सब इधर है, और इन्हीं क्षेत्रों में चीन का, यहीं पर प्लेन्स हैं, यहीं पर चीन की समझिए इकोनॉमी है, ये सब अंडर डेवलप्ड रीजन हैं। तो इन्होंने सोचा कि इसके थ्रू हम मलक्का पर अपनी डिपेंडेंसी भी कम कर लेंगे और इन क्षेत्रों को डेवलप भी कर लेंगे। पाकिस्तान के साथ जो अलायंस है वो और स्ट्रेंथन भी हो जाएगा, और इसके थ्रू हम इंडियन ओशन में, स्पेशली अरेबियन सी में थोड़ा सा दबदबा बढ़ा लेंगे अपना। एक और इनिशिएटिव इन लोगों ने लेने की कोशिश की थी जो सक्सेसफुल नहीं हो पाई बिकॉज ऑफ यूएस एंड इंडिया। वो है यहां पर एक कैनाल बनाने का प्रयास कर रहे थे। क्रा नाम का एक कैनाल बनाना चाह रहे थे थाईलैंड में। खैर एनीवेज, अभी की जो रियलिटी है वो ये है कि 40% ट्रेड यहां से जा रहा है, 30 से 40%। और भारत यहां एक मजबूत उपस्थिति रखता है मिलिटरीली, और हमारा इंटीग्रेटेड कमांड यहां पर है। अब भारत सरकार इसको न सिर्फ मिलिट्री बल्कि इकोनॉमिक एडवांटेज की तरह भी लेना चाह रही है। तो जब यहाँ से इतना ट्रेड जा रहा है, अगर यहाँ हम एक ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बना लेंगे तो बहुत सा जो ट्रेड है वो यहाँ कन्वर्ज होके हमारे इन रीजन्स में जाएगा, और यहाँ पर भी उसी तरह का विकास संभव है जैसा कि सिंगापुर में हमें देखने को मिलता है, या ये कह लीजिए जिस प्रकार की स्थिति दुबई की है। ठीक, अब इतने सब इंट्रोडक्शन के बाद कुछ बातें जो हमें ध्यान रखनी है वह ये है कि जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट चल रहा है उसका स्ट्रेटेजिक लोकेशन है मलक्का स्ट्रेट पर, यह पॉइंट ध्यान रखिएगा। 6 डिग्री चैनल के पास है, 30 से 40% ग्लोबल ट्रेड है, और भारत जो चीन के द्वारा चलाई जा रही स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पूरा थ्योरी है उसको काउंटर करने के लिए हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण द्वीप है ये। इसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण बात कि यहां हमारी मिलिट्री और नेवल एडवांटेज है। बे ऑफ बंगाल में हमारा दबदबा इस आइलैंड के कारण है, ये भी एक बड़ा रोल है। और यहां हमारी उपस्थिति चीन के बे ऑफ बंगाल में प्रसार को रोकती है। ऐसे में हमारा उस क्षेत्र को डेवलप करना बहुत अधिक आवश्यक है। यह बात पिछले 2 दशकों से कही जा रही है। हालांकि यूपीए सरकार के समय इस पर बहुत ज्यादा एक्शन नहीं लिया गया। फिर आता है तो मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस, मतलब कुल मिला के आप ऐसे समझिए कि इन क्षेत्रों में जो क्वाड जो भारत को इतना महत्व दे रहा है, या ये कह लीजिए क्वाड का जो भारत एक महत्वपूर्ण मेंबर है। हालांकि क्वाड के बारे में इस समय उस पर एक बादल मंडरा रहे हैं क्योंकि ट्रंप की जो फ्लिप फ्लॉप पॉलिसी है, लेकिन जो भी है ऑस्ट्रेलिया और जापान जो भारत को अधिक महत्व देते हैं, और अमेरिका भी जो अभी तक भारत को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर की तरह देख रहा था और देखता भी है, थोड़े से अभी संबंधों में जरूर कुछ खटास दिख रही है। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये द्वीप है जो आपका ग्रेट निकोबार, यहीं पर भारत का सदर्न मोस्ट पॉइंट है, आपको मालूम है, इंदिरा पॉइंट। तो अब इन सब बातों को हमें समझना है। यहाँ पर एक बात और महत्वपूर्ण है कि इस आइलैंड का बड़ा नुकसान हुआ था जब 2004 में सुनामी आई थी, और इसी कारण से जो आदिवासी समुदाय हैं यहाँ के शोम्पेन निकोबारीज, वो थोड़ा अपने जो ओरिजिनल उनके होम्स थे उनको छोड़ के 2004 के सुनामी में कोस्ट से हट चुके हैं। अब
आज ये वीडियो बनाने का जो मकसद है, वह सिर्फ इतना है कि भारत में एक लॉबी है जिसका काम ऑब्स्ट्रक्शनिज्म की तरफ अधिक है। यूपीए सरकार में भी बहुत से प्रोजेक्ट्स को एनजीओ और सिविल सोसाइटीज़ ने विरोध करके हॉल्ट किया। वेदांता का प्रोजेक्ट है और तमाम कुंडन-कुलम प्रोजेक्ट पर बहुत दिनों तक विरोध हुआ। हालाँकि यूपीए सरकार ने ही उस विरोध को दबाया और कुंडन-कुलम का न्यूक्लियर रिएक्टर कमीशन किया गया। रशियंस के साथ सहयोग से ये रिएक्टर बन रहा था तमिलनाडु में। मैं कहना ये चाहता हूँ कि एक ऐसा माना जाता है कि विदेशी फंडिंग हमारे कई एनजीओज़, कई हमारे लॉबिस्ट हैं, जो इस प्रकार की फंडिंग या इस प्रकार की विचारधारा के फलस्वरूप जो भी कोई डेवलपमेंटल इनिशिएटिव होता है, पिछले दिनों लक्षद्वीप पर भारत सरकार ने कुछ डेवलपमेंट करने का प्रयास किया, वहाँ भी इसी तरह का विरोध हुआ। अब अंडमान पर एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, भारत के सामरिक महत्व का प्रोजेक्ट है, तो तमाम तरह के विचार अब आ रहे हैं। इसी संदर्भ में सोनिया गांधी जी ने, जो कि एक तरह से पिछली सरकार में यूपीए की अध्यक्षा रहीं, और उन्होंने आज द हिंदू में एक आर्टिकल लिखा और कहा कि भारत अपने इन ट्राइब्स यानी ट्राइबल राइट्स की बात उन्होंने की, एनवायरमेंटल इश्यूज की बात की। खैर, ये दो इश्यूज को लेकर ही हमेशा ही डेवलपमेंट को पर ब्रेक लगाया जाता है। चाइनीज आर हैविंग एन एडवांटेज बिकॉज ऑफ दिस वेरी रीज़न कि वहाँ पर इस तरह का कोई विरोध पॉसिबल नहीं है। भारत सरकार भी अपने तमाम जो एक्ट्स हैं, चाहे वो कोस्टल रेगुलेशन जोन हो, चाहे वो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 हो, उनके प्रावधानों के अनुसार ही विकास करेगी। लेकिन अभी विकास प्रारंभ हुआ नहीं है, अभी फिजिबिलिटी रिपोर्ट ही चल रही है और उस फिजिबिलिटी रिपोर्ट और इनिशिएटिव्स के बाद सबसे पहले बस केवल एक टर्मिनल अभी बनने वाला है। अभी से ही इसको मिस एडवेंचर, मिस प्लान्ड और इस तरह के वक्तव्य देते हुए, जैसे देखिए बड़ा ओपनिंग लाइन बहुत हार्श है, हाफ बेक्ड इल कंसीव्ड पॉलिसी मेकिंग। तो कहा जा रहा है कि पिछले 11 वर्षों से हाफ बेक्ड और इल कंसीव्ड पॉलिसीज चल रही हैं और उसी संदर्भ में ये प्रोजेक्ट भी है। ये ध्यान रखिएगा, भारत सरकार द्वारा चलाया गया 4 धाम प्रोजेक्ट, जो कि चीन की सीमा तक हमारी आर्मी को पहुंचाने की क्षमता रखता है। ऋषिकेश से सभी जो 4 धाम हैं, देखिए देखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई रिलीजियस प्रोजेक्ट हो, लेकिन इस 4 धाम प्रोजेक्ट के बाद जो हमारी आर्मी है उसका एक्सेस बहुत ही मतलब ऐसे समझिए बॉर्डर एरियाज तक बहुत सहज हो चुका है। ठीक है, हिमालय की अपनी एक फ्रेजाइल इकोलॉजी है और वहाँ पर इस तरह की के प्रोजेक्ट्स जो भी होते हैं उसमें खतरे तो रहते ही हैं। पर इसी प्रकार से अटल टनल की बात करें, उसका भी विरोध, हर तरह का जो जिला टनल है उस पर भी इस तरह की चर्चा। जहाँ कहीं भी कोई विकास का काम होता है वहाँ एक एंगल इस तरह का बन जाता है। मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि सरकार को बैलेंस करके चलना चाहिए। जो भी इस तरह के ट्राइब्स हों उनके बारे में विचार करते हुए उन्हीं क्षेत्रों में विकास करना चाहिए जहाँ से वे पहले ही हट चुके हों। लेकिन फिर भी किसी भी परिस्थिति में जो नेशनल इंटरेस्ट है, जो स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट है, वो हमेशा आउटवे करेगा हमारे लोकल लेवल पर किसी भी इंडिविजुअल के इंटरेस्ट से। चाहे वो ट्राइब्स हों, चाहे हम सब हों, कोई भी हो। हम लोगों का भी घर आ रहा है, खेत है, सड़क जा रही है, सरकार जमीन का अधिग्रहण कर ही लेती है। ठीक है, आपको उस हिसाब से कंपनसेशन मिलता है। अगर फॉरेस्ट हट रहे हैं तो उस हिसाब से फॉरेस्ट कहीं ना कहीं कंपनसेट किए जाएंगे। बट द प्रोजेक्ट मस्ट गो ऑन।